आज से हम अपनी पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखो, पॉलिटी एज ए सिलेबस कोई एग्जाम में दे नहीं रखा है। अगर आप आपका अपने एग्जाम का सिलेबस देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज होती है तो जनरल नॉलेज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पॉलिटी आ गया और हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमी आ गया, काफ़ी सारे टॉपिक आते हैं, साइंस आ गया, जनरल साइंस बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर कोई डिफाइन, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, कोई डिफाइन सिलेबस नहीं है कि आप कभी सोच रहे हो ये जो सिलेबस इन्होंने लिख दिया जनरल नॉलेज। अब कौन सी जनरल नॉलेज, ये नहीं बताया इन्होंने, तो ये बहुत ही वेग सिलेबस है। तो हम यहाँ पर पॉलिटी का जो है ये हमारा लेक्चर 1 होगा। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मैं ज़्यादा आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा। पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस टाइप के सीयूटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उस वही लेवल रखेंगे हम। हाँ, थोड़ा-सा डेप्थ हो सकता है, इधर-उधर हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि उसके अंदर बताऊँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, जीके का कोई ऐसा नहीं कि जीके अपना जीके की बहुत मोटी-मोटी बुक है। आपको सेपरेटली पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, बहुत मोटी-मोटी बुकें पढ़नी पड़ेगी। तो इतनी मोटी-मोटी बुकें तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो इतना पढ़ो जितना आपके एग्ज़ाम में आए। अब देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में सीयूटी के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। आप समझ गए हो, राज्यसभा के अंदर। तो ये क्वेश्चन का जो लेवल है, ये थोड़ा सा, अब मैं कहूँगा डिफिकल्ट लेवल इस क्वेश्चन का। तो आपको कहीं कुछ टॉपिक हैं पॉलिटी के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अंदर, जो थोड़े डिटेल में जाने पड़ेंगे। जैसे ये वाला टॉपिक है, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और उससे जो बिल पास होती है। फिर यहाँ पर 2022 में ये दो क्वेश्चन पूछा था। ये तो जो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड था, तो 2022 में पूछा था। फिर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। देखिए, ये भी क्वेश्चन अपने आप में पॉलिटी का डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। तो एक दो क्वेश्चन में अगर आपको करा दूँ या टॉपिक करा दूँ तो उसको देखो भला नहीं होने वाला है। आपको थोड़ी सी कंप्रहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आता है तो आप वहाँ से उसको कर पाओ। फिर देखिए, ये 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पर आर्टिकल्स पूछे गए, जैसे आर्टिकल 368, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। इवन देखिए, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन तो काफ़ी मतलब तीन आर्टिकल मेन है, तो उसमें से भी जो है उन्होंने मेन आर्टिकल में, तीन मेन आर्टिकल में से ही यहाँ पर आर्टिकल रखा है। पंचायती राज किसके अंडर आता है, वो सारी चीज़ें रखी है। पंचायती राज के अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का है, तो डीपीएसपी भी हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में 2024 के अंदर सीयूटी का ये क्वेश्चन था। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से पूछा है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सभी कराऊंगा। फाइनेंस कमीशन से पूछा था यहाँ पर, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन था, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। इवन अभी 16 नंबर का फाइनेंस कमीशन, अब मैंने आपको करंट अफेयर में भी कराया, 16 नंबर का फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन हिमाचल, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोकसभा है, लोकसभा हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सीट दी गई है। जैसे सबसे ज्यादा जो सीट है वो उत्तर प्रदेश को दे रखी है। लोकसभा की सीट जो है सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश से, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। हिमाचल प्रदेश से भी आते हैं, 4 हैं। अभी ऐसा, तो सबकी स्टेटों की याद करना बहुत मुश्किल है। तो फिर ये क्यों दी, देखो इसलिए दी है क्योंकि इलेक्शन थे। जब ये एग्जाम हुआ था 2000 आते ही नहीं, 2022 में हुआ था, तो 2022 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन थे, तो उसी से करंट अफेयर से उन्होंने रिलेट करके जो एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था। तो अभी पीछे इलेक्शन हुए हैं, तो आपको वहाँ के उनके चीफ मिनिस्टर कौन बनाया गया है, ये पूछे जा सकते हैं। और वहाँ कितनी जो है सीट है लोकसभा की, लोकसभा की सीट पूछी जाएंगी, राज्यसभा की कम चांसेस है आपसे पूछी जाए, बहुत ही कम चांसेस है। तो लोकसभा में कितनी सीट है उस स्टेट की, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो हम उसको करंट अफेयर में देखेंगे। और कोशिश भी करेंगे कि पॉलिटी के अंदर भी उसको कवर कर लें। तो हम सबसे पहले हम अपना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसका जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग काफ़ी टाइम से उठ रही थी। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट, अभी आप देखो ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और आपको शायद पता भी होगा कि आप कहोगे ये तो पार्लियामेंट है। हाँ जी, बिल्कुल, आज की पार्लियामेंट उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो उस टाइम तो पार्लियामेंट नहीं बनी थी। देखो, जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे मतलब डिमांड थी, जिसमें से देखो एक, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बना देता हूँ। अंग्रेज इंडियन पर हंसते थे, इसलिए हंसते थे कि ये इंडियन कहाँ, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे। वो इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ ही समझते थे। तो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बना पाएंगे। तो सबसे पहले 1934 के अंदर जो है
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड उठी कि भाई एक ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप जो हमारी रूल बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सभी लोग जानते होंगे। जो हमारी रूल बुक है जिससे हमारा भारत चलता है, भारत का जिसको संविधान बोलते हैं, जिससे हमारी पार्लियामेंट, जो हमारा पूरा सिस्टम चलता है, पूरा देश चलता है, वो हमारी रूल बुक है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देखिए भाई, हमारे जो है 1934 में एमन रॉय ने, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमन रॉय ने बोला कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसी कोई एक बॉडी होनी चाहिए जिसका काम होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। देखिए, और ये जो एमन रॉय से एक और जुड़ा हुआ फैक्चुअल चीज़ है कि ये हमारे देश के अंदर जो कम्युनिस्ट मूवमेंट आया था, तो उसको यही लाए थे एमन रॉय को। इनके पीछे एक कहानी है कि इनको एक बार किसी काम से रशिया भेजा गया, तो रशिया के अंदर उस टाइम कम्युनिस्ट मूवमेंट पीक पर था, तो वहाँ पर बहुत एक गैदरिंग थी, और तो उस गैदरिंग में एक बहुत बड़ा लीडर जो लेक्चर दे रहा था, तो ये जो है वो कम्युनिस्ट था, तो वहाँ पर ये लेक्चर मतलब खड़े हो गए, और ये इतने ज़्यादा मतलब प्रभावित हो गए कि इन्होंने इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट, ये मतलब पूरे कम्युनिस्ट बन गए, और इंडिया के अंदर इन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट को जो है इंट्रोड्यूस किया। तो ये 1934 की बात होगी। 1935 में बात करते हैं। देखो 1935 में क्या हुआ, 1935 में ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड रखी कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। देखो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना ये इलीगल था, समझ गए आप? तो बना ऐसा ना, वो मतलब मुद्दा भी नहीं उठा सकते थे, उठाओगे तो आपको अंग्रेज जो है जेल में डाल देंगे। 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया कि हम, यानी इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके अंदर जो लोग इलेक्ट होकर जाएंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्ट होकर जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि ये जो लोग ये इलेक्ट होकर आएंगे कैसे, एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि जैसे किसी की भी एज 18 या 18 साल से ज़्यादा है, वो वोट देगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को, फिर वो जीतेंगे, और जीतने के बाद यहाँ के बैठेंगे। हालांकि ये नहीं हुआ था, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो एक इसका क्रिटिसिज्म भी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पूरी तरह से डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुई थी, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आई थी। तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। तो अब देखो, ये जैसे मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के अंदर, देखो ये कम चांसेस हैं ऐसा पूछा जाए, बस पहली वाली जो लाइन है 90 एम एन रॉय वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 के अंदर जैसे मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने मतलब कि ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड रखी कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसका काम होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। तो अंग्रेज, देखो अंग्रेज बात नहीं मान रहे थे, ये 1934 से बोल रहे थे कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, अंग्रेज बात ही नहीं मान रहे थे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, अगस्ट ऑफर। अगस्ट ऑफर किसको बोला जाता है, ये पूछा जाता है। तो अंग्रेजों ने बात मान ली कि ठीक है, आप जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो, और उसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। तो इसी जो अंग्रेजों ने ये एक्सेप्ट किया था कि आप जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना होगा, तो इसी को अगस्त ऑफर बोला जाता है, अगस्त ऑफर 1940। क्योंकि अंग्रेजों ने अगस्त का मंथ था और 1940 में इसको एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए अगस्त ऑफर बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, जब अंग्रेजों ने ये एक्सेप्ट कर लिया 1940 के, ठीक है भाई, हम आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जिसका काम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। फिर इन्होंने इंग्लैंड से एक पर्सन को यहाँ पर भेजा, सर स्टैफोर्ड क्रीप। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1942 के अंदर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन कब आया था। ठीक है, ये मिशन फेल हो गया था। फेल इसलिए हो गया था क्योंकि ये जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनको भेजा गया इंडिया के अंदर कि भाई जब देखा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के क्या हालत है, देश को आज़ाद कर, मतलब ऐसी कोई देश को आज़ाद कराने वाली तो बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने बोला जब देखा हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का क्या सिस्टम चल रहा है वहाँ पर, बात कर हो। तो मुस्लिम, तो इनकी जो ये जो मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग ये बोल रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ऑन द बिहाफ ऑफ द मुस्लिम लीग, कि हम दो देश बनाना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो होनी चाहिए। तो लेकिन सर स्टैफोर्ड क्रिप ने मना कर दिया कि नहीं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होगी, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, हम अलग से देश नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद में बहुत कुछ हुआ, तो हम वो सब बैकग्राउंड छोड़ रहे हैं। 1946 आता, टाइम आता 1946 के अंदर, जब ये 1942 वाला जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का मिशन था ये फेल हो गया,
तो फिर इंग्लैंड की सरकार ने फिर से एक मिशन भेजा जिसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है। इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 लोग थे। एक तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये यहाँ से नाम पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है किस मिशन के अंडर बनाई गई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कैबिनेट मिशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो देखो 1942 में जो पर्सन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे इंडिया के अंदर, उन्हीं को कैबिनेट मिशन के अंदर फिर से भेजा गया। तो आप समझ रहे हो, तो 2 नए बंदे थे, एक पुराना बंदा था। फिर एवी अलेक्जेंडर, तो 3 लोगों को इंडिया के अंदर भेजा गया। इनसे बोला गया कि जाओ इंडिया के अंदर बात करो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो किसी तरह से जो है मुस्लिम लीग मान गया, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट इन्होंने अपनी स्कीम रखी। मैं देखो यहाँ से तो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो अभी स्कीम बताने वाला हूँ कम चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन आए। तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये बोला गया, ये जो सर ये कैबिनेट मिशन जो आया, कैबिनेट मिशन के अंदर ये बोला गया कि टोटल 389 सीट होंगी। देखो 389 सीट होने का क्या मतलब हो गया, जैसा आज आप देख सकते हो हमारी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। तो दोनों हाउस की अलग अलग सीट है। जैसे अगर आप लोकसभा की सीट देखो तो 550 सीट है उसकी, 550 सीट, और सॉरी लोकसभा की 550 सीट है और राज्यसभा की जो सीट है वो 250 है, 250 सीट है। तो उस टाइम लोकसभा राज्यसभा नहीं होती थी, एक ही हाउस था। उसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते थे। तो इन्होंने बोला टोटल जो सीट होगी 389 सीट होगी। अब ये जो 389 सीट है इनका इसमें बंटवारा किया गया, क्योंकि जब मतलब हमारे जो देश था वो 2 टाइप्स उस पर राज किया जा रहा था। एक तो जो प्रिंसली स्टेट थी, जो राजा रानी थे वो राज कर रहे थे, दूसरे थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों को जो भी टेरिटरी अंग्रेजों ने एक्वायर की हुई थी उसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया, और जो भी यहाँ के प्रिंसली स्टेट थे उनको उन्होंने जो भी टेरिटरी एक्वायर की हुई थी उनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट को ये जो 389 सीट है, टोटल सीट इतनी रहेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो लोग बैठेंगे 389 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें से 93 जो पर्सन होंगे वो जो प्रिंसली स्टेट होंगी वो नॉमिनेट करके भेजेंगे अपने लोगों को कि भाई जाओ आप हमको रिप्रेजेंट करो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर उसके बाद में देखिए 389 में से 93 सीट निकाल दो, ये प्रिंसली स्टेट के लिए अलग अलग से इनका कोई इलेक्शन नहीं होगा। ये केवल प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करेंगे। अब ये 296 सीट जो बची, 296 सीट में से देखो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाए, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझो, जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लो यहाँ पर। तो 296 सीट टोटल बची हमारे पास, किसमें से 389 में से। अब इसमें से भी बांट दी गई। देखो ये जो अभी मैं आपका अगर हमारे इंडिया के अंदर अगर आप अभी का सिस्टम देखो तो हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है और स्टेट है। तो यूनियन टेरिटरी को तो भारत सरकार डायरेक्टली गवर्न करती है, और जो स्टेट होते हैं उनको वहाँ पर यूनिट है, लोकल यूनिट जिसको बोलते हैं हम, मतलब लोकल यूनिट का मतलब हो गया जैसे वहाँ पर राज्य सरकारें हैं। तो ऐसे ही अंग्रेजों के टाइम का था, तो अंग्रेजों के टाइम में भी अंग्रेजों ने डिवाइड कर कर रखा हुआ था। उनके पास कुछ चीफ कमिश्नर, 4 स्टेट उनके पास चीफ कमिश्नर थे जिनको ये बोलते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, और कुछ जो डायरेक्टली ये जो है गवर्नर के थ्रू रूल करते थे। हालांकि दोनों के दोनों ब्रिटिश ही करके थे, लेकिन अलग अलग नाम दे रखे, जैसे कि इंडिया के अंदर स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है वो भारत की, लेकिन अलग से ऐसे थोड़ा सा उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाए थोड़ा कन्वीनियंटली, तो इसलिए उनका अलग अलग नाम रखा हुआ है। तो ये जो जहाँ पर इनके चीफ कमिश्नर होते थे उनको 4 सीट दी गई, और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और 296 में से 4 सीट तो ये दे दी गई इधर, और बची कितनी सीट 292। तो ये जो सीट बची 292 ये किसको दी गई, ऐसे जो ब्रिटिश इंडिया था वहाँ जहाँ पर गवर्नर डिप्लॉय किए गए थे, ये उनको सीट दी गई। अब देखो इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन कब होते हैं, जुलाई अगस्त में इलेक्शन होते हैं। 1946 के अंदर जुलाई और अगस्त के मंथ में इलेक्शन होते हैं, और जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली। तो सिंपल सी बात है कि मुस्लिम लीग को यहाँ पर कम सीट मिली, और जो बाकी दूसरे ग्रुप थे इंडिपेंडेंट उनको बची कुची 15 सीट मिली। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो आज की आप कांग्रेस सरकार बोलो, जो कांग्रेस है कांग्रेस बोलो, ये उस टाइम की, हालांकि उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज की है और उसकी है उसमें धरती आसमान का फर्क है। तो सिंपल सी बात है, जिसको डेमोक्रेसी में ज़्यादा सीट मिलती है उसी की सरकार बनती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सरकार बनानी थी। अब देखो क्या हुआ, कौन सा देखो यहाँ देखो, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली। अब क्या आगा,
9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। देखो ये यहाँ पर देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई तो इसके अंदर क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें किसी एक सीनियर बंदे को चेयरमैन बना था पूरा। तो उस टाइम जो सीनियर बंदे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली तो उसके अंदर उसके जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन किसको बनाया गया था, टेम्परेरी किसको बनाया गया था और परमानेंट किसको बनाया गया, तो अलग अलग क्वेश्चन है। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये फ्रांस के प्रैक्टिस को फॉलो किया था इन्होंने। ये किसकी प्रैक्टिस को फॉलो किया था ये जरूरी नहीं है। और फिर 11 दिसंबर 1946 को फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है। तो इस दिन क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो आप समझ रहे हो, अगर ऐसे दिया जाए, देखो नाम देख लेना, नाम यहाँ पर किसके हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के नाम दिए जाएंगे, तो वैसे तो दोनों ऑप्शन ही ठीक होंगे अगर दोनों के नाम दे रखे हैं। लेकिन अगर ये दे रखा है परमानेंट और टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही आंसर है। और ये राजेंद्र प्रसाद जो है ये जो है परमानेंट चेयरमैन थे। तो ये आपको यहाँ पर याद करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल मैं आपको आगे चल कर दिखाऊंगा कि प्रियम्बल हमारा कैसा है। इवन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसके अंदर भी प्रियम्बल होता है। तो उसका जो एक मतलब आज उसका जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसका मॉडिफाइड वर्जन आज का प्रियम्बल है। तो ये जो इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता था उस टाइम। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, तो किसने मूव कराया था, तो ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसको मूव कराया था। और फिर 22 जनवरी 1947 को इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसको जो है अडॉप्ट कर लिया गया था। और इसकी आज जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो हमारा प्रियम्बल में देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए हो कि धुंधला क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। देखो ये आगे आएगा क्वेश्चन, अभी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको। हाँ। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है फर्स्ट पार्लियामेंट, लेकिन उस टाइम इसके दो हाउस नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसा आज है, आज क्या है, आज पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो इसके दो हाउस नहीं थे उस टाइम पे, एक ही हाउस था, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन इसके दो काम थे, ठीक है, इसके दो काम थे। क्या काम था, एक तो ऑर्डिनरी लॉ बनाना। देखो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को यहाँ पर सुनकर अ, कि पार्लियामेंट के दो काम होते हैं, काम तो उनके काफी सारे होते हैं, लेकिन समझो जरा कौन से दो काम होते हैं। लॉ विद रेस्पेक्ट टू द लॉ मेकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एक तो हमारी पार्लियामेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड करती है, उसको बोलते हैं हमारा एक तो वो काम हो गया। तो उसको बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है हमारी पार्लियामेंट के अंदर। तो अब उस टाइम पर क्या बोलेंगे कि पार्लियामेंट शब्द नहीं यूज करेंगे, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की पावर थी। क्योंकि पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नहीं था, तो लेकिन अ, उसको अमेंड नहीं कर सकते थे, बस उसको बना सकते थे। तो इनको बनाने की पावर दी गई। दूसरा जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं उनको बनाने की पावर थी। तो आप समझ रहे हो ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम तो अलग अलग थे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉ मेकिंग के रेस्पेक्ट से। तो दो टाइप के काम करते थे ये। एक टाइम पर तो जब ये मिलते थे तो वो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, जब दूसरे टाइम पर मिलते थे तो ये ऑर्डिनरी लॉ बनाते थे। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते थे जिस दिन, तो उस दिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे, ठीक है। और जब ये ऑर्डिनरी लॉ बनाते थे, ऑर्डिनरी लॉ का मतलब हो गया जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास कर दिया, इस टाइप के लॉ बना दिए, ठीक है, आरबीआई एक्ट बना दिया। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी एक्ट है। तो इस टाइप के जब भी एक्ट बनाते थे तो ये ऑर्डिनरी लॉ की कैटेगरी में आते हैं। तो उस टाइम उसको कौन चेयर करता था, जीबी महावलंकर। जीबी महावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो जीबी महावलंकर। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आप आंसर दे पाओगे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। तो जीबी महावलंकर देख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं कुछ डेट की। कुछ डेट देखो, ये यहाँ से डेट पूछी गई है आपको, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन एनालाइज करते जा रहे हो। अभी तक तो मैं जहाँ तक जानता हूँ बच्चे अपने एग्जाम में लगे हुए हैं। तो जैसे ही उनका एग्जाम खत्म होएगा तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, अगर आप सीयूटी के लिए चाहते हो कि आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिले,
तो आपको पिछले साल के क्वेश्चन को एनालाइज़ करना चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट वाले चक्कर में फँस गए, तो फिर वो आपको मतलब जाल में फँसा लेगा। अगर कोई वैसा ही हुआ, फँसाने वाला हुआ, तो वो जाल में फँसा लेगा, आपको ऐसे-ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा कि अ, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो इसलिए पिछले साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। देखना चाहिए आपको, सॉल्व भी ना करो लेकिन देखो जब पढ़ रहे हो कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 22 जुलाई 1947 का हमको ये डेट याद होनी चाहिए क्योंकि ये फैक्चुअल डेट है। कुछ डेट तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मग अप करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो 22 जुलाई 1947 के अंदर क्या हुआ था कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। समझ गए हो? ये देखो आपको पता होगा हमारा तिरंगा, ठीक है? तो अब इसकी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसमें कितने कलर होते हैं, किस कलर का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहला इसके अंदर 3 कलर होते हैं, व्हाइट देखो एक यहाँ पर यहाँ देखते हैं। हाँ, इसमें से इस वाली स्लाइड में 2-3 चीज़ें देख लो। इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन में जो रेशियो होता है इसकी ब्रेडथ और लेंथ का 2:3 होता है, 2:3 मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये क्या होगी इसकी ब्रेडथ, ये 2 होगी और लेंथ कितनी हो जाएगी 3। 2 का मतलब ऐसा नहीं कि 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, या तो ये 2 होगी, ये 3 होगी, या ये 4 होगी या 6 होगी। ठीक है? इस टाइप से ये मतलब इसका रेशियो होता है ब्रेडथ और लेंथ का। तो ये थोड़ा-सा रेशियो भी पूछा गया किसी-किसी एग्ज़ाम में। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सॉरी, नेशनल फ्लैग देख रहे हो आप, ये किसने डिज़ाइन किया था? ये काफ़ी मतलब मुश्किल क्वेश्चन है। पिंगाली वेंकैया ने जो है इसको जो है डिज़ाइन किया था इस झंडे को, जो हमारा तिरंगा है, इसको डिज़ाइन किया था। अब यहाँ पर जो है कलर हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन से कलर का था। जैसे कि सैफ़्रॉन है, सैफ़्रॉन का मतलब होता है सैक्रिफ़ाइस, क्योंकि वो खून के जैसा होता है। और जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूँगा, तो मतलब खून बहाना पड़ेगा आपको, अपनी फ्रीडम के लिए खून बहाना पड़ेगा। किसी भी अगर हिस्ट्री में जाओ आप, तो जब तक आप ब्लड नहीं बहाते हो, तब तक आज़ादी नहीं मिलती। व्हाइट कलर, व्हाइट का क्या मतलब होता है? देखो व्हाइट का मतलब हो गया शांति। लोग सफ़ेद रुमाल रखते हैं, क्यों? क्योंकि सफ़ेद रुमाल व्हाइट शर्ट पहन के जा रहे हैं, तो उसका मतलब यही होता है। और आपने इंडिया के अंदर देखा भी होगा कि जितने हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, मोस्ट ऑफ देम उनमें से व्हाइट कलर के कपड़े, क्योंकि उनका मतलब ये होता है बड़े साफ-सुथरे हैं वो, ठीक है? तो मतलब पीस को इंडिकेट करता है व्हाइट कलर। ग्रीन कलर जो होता है वो करेज को एनकरेज करता है, जैसा कि हमारे देश में एक मैसेज दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो बोला जाता है कि भाई किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर कितने स्पोक्स होते हैं? 24 स्पोक्स होते हैं। तो ये और एक और चीज़, जो व्हील होता है, व्हील का जो कलर होता है नेवी ब्लू होता है, तो ये आपको जो है नेवी ब्लू कलर होता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये नेवी ब्लू कलर होता है। तो इसमें अगर कोई देखो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको, जैसा कौन-सी डेट को इसको अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बहुत इंपॉर्टेंट, किसने डिज़ाइन किया था हमारे जो नेशनल फ्लैग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्लाइड मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, जैसे हमारे झंडा है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसका भी एवोल्यूशन हुआ है। ऐसा नहीं जो आज हम देखते हैं वो वैसा का वैसा ही था। उसमें भी काफ़ी एवोल्यूशन आया था, जैसे कि 1857 के अंदर आप देख सकते हो, जब रिवॉल्ट 1857 हुआ था, उस टाइम कैसा था, वंदे मातरम लिखा हुआ है यहाँ पर 1906 वाले में, और 1907 वाले में वंदे मातरम लिखा हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि कैसे अ, इसमें हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लेकर यहाँ पर जो है डिज़ाइन बनाए गए हैं। फिर उसके बाद में 1921 के अंदर गांधी जी का चरखा हो गया, फिर 1931 के अंदर भी गांधी जी का चक्र है, और 1947 वाले के अंदर आप देख रहे हो गांधी जी का जो चरखा है, उसका बीच वाला ही व्हील लिया गया है। हालाँकि ये इससे नहीं लिया गया है, ये भी जो है गांधी जी ने, आप किसी भी टाइप से समझ सकते हो, लेकिन ये अशोका चक्र है। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950। तो देखिए 24 जनवरी 1950 की ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। इस दिन नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-सी डेट को जो हमारा नेशनल एंथम है उसको अडॉप्ट किया गया था। जो एंथम है हमारा, उसका आपको टाइटल का पता ही होगा, जन गण मन। तो ये बहुत से स्कूलों में मॉर्निंग में ही राष्ट्रगान कराया जाता है, तो ये वहाँ पर होता था। हमारे स्कूल में तो ज़रूर होता था, एवरीडे होता था। और यहाँ पर कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बाल में से खाल वाले क्वेश्चन, अगर ये जो अलग-अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर उसको ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो ये पूछ लेगा कि ये जो हमारा जन गण मन नेशनल एंथम है, ये इसको कौन-सी ओरिजिनल लैंग्वेज में डिज़ाइन किया, तो बंगाली लैंग्वेज में डिज़ाइन किया गया था, और रवींद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, क्योंकि रवींद्रनाथ टैगोर जी थे बंगाल के थे। तो बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने इसको, फिर बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था, तो कब किया गया था वो ज़रूरी नहीं है।
हाँ, एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो हमारा नेशनल एंथम है, इसको पहली बार कब गाया गया था? तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता का सेशन था। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कोलकाता सेशन में कोलकाता के अंदर मिल रही थी। तो वहाँ पर 27 दिसंबर 1911 को ये जो है पहली बार परफॉर्म किया गया था। अगर आपको इसका फुल वर्जन गाना है तो 52 सेकंड्स लगते हैं, और इसका शॉर्ट वर्जन को आपको 20 सेकंड्स लगते हैं। ये हमारे यहाँ पर जन गण मन आप देख सकते हो, ये हमारा नेशनल एंथम है, तो आपको याद होना चाहिए ये। तो हमारे यहाँ तो स्कूल के अंदर और एवरीडे इसको जो है दोहराया जाता था। अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर क्या हुआ था, और 24 जनवरी 1950 के अंदर नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था। तो नेशनल सॉन्ग किस नोवेल से लिया गया है, उस नोवेल को किसने लिखा है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया अलग-अलग, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, बहुत टाइप के उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आनंद मठ, आनंद मठ में ये इसको आनंद मठ किसका है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इन्होंने आनंद मठ लिखी है, आनंद मठ के अंदर ये नेशनल जो है सॉन्ग लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो नेशनल सॉन्ग है हमारा किस नोवेल से इसको लिया गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आपको किसने गाया था, कब ट्रांसलेट किया था, ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा। पहली एक तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, दूसरी लाइन जो है आपको ये पता होनी चाहिए 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। बस यहाँ पर मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इससे ज़्यादा कर लो। ये आप देख सकते हो कि हमारा ये नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम। अब एक और डेट यहाँ पर ये यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि 24 जनवरी 1950 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसका लास्ट मतलब वो लास्ट सेशन था। तो लास्ट सेशन था उस दिन, और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है? तो ये मतलब क्वेश्चन तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि हु वाज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टोटल कितना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में? टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो टोटल सेशन हुए थे, 11 सेशन हुए थे, 2 साल का 2 साल से ज़्यादा का टाइम लगा था, और 11 मंथ 18 डेज़ लगे। ये पूछा जाता है, किसी-किसी में पूछा जाता है, कितना खर्च हुआ था ये ज़रूरी नहीं है। बस मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये वाली 2-3 जो पहली वाली लाइन है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ, आया गया मतलब क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा सकता है। कंप्लीट और फॉर्मर मतलब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपको पूरा कंप्लीट और जो नेशनल एंथम उसको अगर प्ले करना हो तो टोटल कितना टाइम लगता है? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया 52 सेकंड्स लगते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम अभी अटेम्प्ट करेंगे कि विच लीडर वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में अभी हम देखेंगे कि उसके ये अपने आप में वैसे तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा गया, मैंने किसी दूसरे एग्जाम से उठाया ये। अब देखिए, जब भी आपको कोई सपोज करो आपको कोई बड़ा काम दिया जाए, बड़ा काम करने का मतलब यही हो गया कि आपको बोल दिया जाए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तो आप बहुत बड़े नवाब हुए, तो आप बोलोगे अरे लाओ ये तो मैं लिख देता हूँ, टेप मारता हूँ। लेकिन कोई अच्छा पर्सन इंटेलिजेंट वो हमेशा क्या करता है, बहुत सारी कमेटी बनाएगा, अपने काम को डिवाइड करेगा। तो यही काम हुआ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमेटी बनाई गई। उन कमेटी का अलग अलग काम था, जैसा कि ये जरूरी नहीं कि आपको ये याद हो, बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाने वाला भी ऐसा लगता है जैसे यादों में खो जाता है, तो उसके पेट में दर्द हो जाता है, तो वो इधर-उधर से रख ही डालता है कुछ क्वेश्चन। मैंने देखे थे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि उनको नहीं रखने चाहिए थे, तब भी उन्होंने बाल के खाल में से रख डाले हैं। तो जीके, जैसे मैं बोलता हूँ कि जीके का कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई 2 किताब पढ़ ली, आपका जीके तैयार हो गया, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ से कम है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के अंडर एक कमेटी बनाई गई, यूनियन पावर्स कमेटी, और जवाहरलाल नेहरू के अंदर एक और कमेटी बनाई, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो ये अलग-अलग कमेटी बनाई गई थी, आपको याद रहे तो ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा आपको। हाँ, एक कमेटी आपको पता होना चाहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, और ये बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द भीमराव अम्बेडकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये ड्राफ्टिंग कमेटी, इससे तो क्वेश्चन पूछे। देखो, इस कमेटी में 7 मेंबर थे। ये एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में, देखो इससे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको इसको छोड़ना चाहिए, आपको याद करके जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब उसके चेयरमैन थे। अब इनके नाम देखो, गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी। देखो, गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी और कृष्णा नामचारी। समझ रहे हो आप? तो ये याद करने का थोड़ा एक तरीका है, क्योंकि ये नाम थोड़े हो सकते हैं। गोपाल स्वामी, कृष्णा नामचारी। तो ऐसे नाम आपको पता होने चाहिए ये। देखो, एक थे हमारे पास गोपाल स्वामी,
अय्यंगर, दूसरे थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर हमारे जो थे नेक्स्ट थे के.एम. मुंशी, मुंशी साहब कैसे हो आप? ठीक है, और सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, तो ये थे, और एक माधव राव बनाए गए थे। देखो शुरू में जो है बी.एल. मित्तर थे, लेकिन इनकी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं रहती थी, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था और फिर माधव राव को बनाया गया। देखो एक मैं जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पढ़ा रहा था वहाँ पर पॉलिटी, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं। उसने माधव राव, अगर आपने बहुत सारे देखा होगा तो माधव राव मिलेगा, ये नहीं मिलता था कि ही रिप्लेस, लेकिन उस बार उन्होंने क्या काम किया, माधव राव नहीं देख के ये दे दिया, इनमें से बताइए कौन सा उसका मेंबर है? तो बी.एल. मित्तल लिखा हुआ था, तो आप समझ रहे हो कि ये भी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, भले से इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कम चांसेस है आपके एग्जाम आए, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा तैयार करके जाना चाहिए। फिर उसके बाद में 7वें नंबर के कौन से, कृष्णा नामाचारी। तो ये कृष्णा नामाचारी जो थे, डीपी खेतान थे, डीपी खेतान को बनाया गया था सबसे पहले तो, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी 1948 के अंदर। उसके बाद में टीटी जो कृष्णा नामाचारी था, इनको बनाया गया। तो ये आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे ये वाला, कि विच लीडर वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी। तो अंबेडकर साहब थे, बी.एल. मित्तल थे, मोहम्मद भी थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, तो गलत इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको इग्नोर कर सकते हो, जैसे मैंने कहा ये वाली कमेटी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इसको मत करना, वरना तो आपको थोड़ा हो सकता है मुश्किल होए। अब देखो अब एक डेट और है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? देखो 26 नवंबर 1949 को ये हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 की डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मतलब बन ही गया था लगभग, तो उसको 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट कर लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो जब ये अडॉप्ट किया गया था तो उस टाइम पर उसके अंदर क्या था, एक तो प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को जो है ये इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, तो ये इफेक्ट अलग होता है और जो अडॉप्ट होता है वो अलग होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। देखो इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो शुरू में देखो इस डेट, ये जो 26 नवंबर की डेट है ना, इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं दी गई थी, इतनी ज़्यादा दी नहीं गई थी। तो फिर मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने क्या किया कि इस 26 नवंबर को ये बोला कि हम इस दिन संविधान दिवस बनाएंगे, और ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो पॉलिटी के अंदर ये जब मैं आपको करंट अफेयर बता रहा था, पढ़ा रहा था, तो आप वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस एक ही बात होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को। ये आपको पता होना चाहिए। ये डेट जरूर देगा उसने, ये भी डेट दे रखी थी 26 जनवरी को, तो बच्चे तो 26 जनवरी को टिक मार्क कर देंगे। इस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मोस्ट, जैसे मैंने कहा थी कि जो प्रोविजन थे वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन कुछ प्रोविजन बचे होते हैं जिनको पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को एक तरह से वे पूरी तरह से फोर्स में आ गए थे। तो ये आप यहाँ पर याद डेट होना चाहिए। देखो 26 जनवरी 19 जो 26 जनवरी है इसको वैसे बता देता हूँ, वैसे हिस्ट्री का पोर्शन है, कम चांसेस है पूछा जाए। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी की डेट क्यों सेलेक्ट की गई? ये भी डेट सेलेक्ट कर सकते थे, 26 नवंबर की भी डेट सेलेक्ट कर सकते थे कि भाई इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आएगा, लेकिन यही डेट सेलेक्ट क्यों गई है? उसका एक रीजन बोला जाता है, हिस्टोरिकल रीजन है। हिस्टोरिकल रीजन ये है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 के अंदर सेशन हुआ, ये सेशन जो हुआ था लाहौर लाहौर में हुआ था। और कौन सी रिवर के पास में हुआ था? ये जो सेशन हुआ था, रावी रिवर है वहां पर, उसके पास में हुआ था। तो उस टाइम पर ये बोला गया था कि भाई जब भी 26 जनवरी आएगी, ठीक है, ये जो सेशन हुआ था दिसंबर में होता, तो जब भी 26 जनवरी आएगी उसको हम जो है पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो 26 जनवरी कब आएगी? देखो 1929 ये दिसंबर को हुआ था। दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ था। लेकिन जब जनवरी कब आएगी? जनवरी तो 1930 की आएगी। तो इन्होंने ये बोला था कि जब भी जनवरी आएगी, 26 जनवरी आएगी, उस दिन हम पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए ये जो है 26 जनवरी की डेट को सेलेक्ट किया गया था।
अब प्रियम्बल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जैसे मैं आपको पीछे भी ये पढ़ा चुका हूँ कि जो प्रियम्बल है वो जवाहरलाल नेहरू ने मूव कराया था और करवाया था। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से था। कौन सी डेट को कराया था? 13 दिसंबर 1946 को, और फिर 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब ये जो हमारा प्रियम्बल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रियम्बल कैसा दिखता है। दिखता है आपकी शायद एनसीईआरटी की बुक में है ये। तो देखो पहले देख लो यहाँ पर, ये हमारा इधर जो मेरा कर्सर है ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल था। इसके अंदर एक बार 1942 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 के अंदर। तो 3 शब्दों को जोड़ा गया है। देखो ये ओरिजिनल है, इसके ये अमेंडेड है। अमेंडेड का मतलब इसके अंदर जैसे यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में आ जाओ ऊपर से, सॉवरन। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यू जब हमारा देखो ये डेट देखो यहाँ पर कौन सी डेट है, 26 नवंबर 1949 को ये वाला हमारा प्रियम्बल था। उसमें लिखा था सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 के अंदर। तो यहाँ पर 3 शब्दों को जोड़ा गया है। एक तो ये था सॉवरन, देखो सॉवरन लिखा हुआ है, सॉवरन के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डेमोक्रेटिक, और यहाँ पर देखो इसमें सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो 3 शब्दों को, और एक यहाँ पर जो है इंटीग्रिटी को नीचे जोड़ा गया था। इंटीग्रिटी कहीं लिखा हुआ होगा यहाँ पर। तो इस वाले जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसके अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया। एक तो जोड़ा गया यहाँ पर सोशलिस्ट, सेकुलर, 2 ये हो गए, और इंटीग्रिटी नीचे यहाँ पर जोड़ा गया था। ये यहाँ पर कहीं इंटीग्रिटी है। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल को कैसे रीड किया जाता था। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन है, what was the exact constitutional status of India on the 26 जनवरी 1950? सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वाला था। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके जाना, यहाँ से पूछ सकता है वो। तो उसके बाद जब ये अमेंडमेंट एक्ट, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद अब ऐसे रीड किया था, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको ऐसे रीड किया जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए है। द वर्ड्स सेकुलर, सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो सी आंसर उसका हो जाएगा, और इसका बी आंसर है। ठीक है, तो सिटीजनशिप के बारे में देख लेते हैं, अब जल्दी खत्म होने वाला है। तो देखो सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको। सिटीजनशिप पार्ट सेकंड के अंदर आती है, और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप को डील करते हैं। भारत के अंदर एक ही सिटीजनशिप दी जाती है, जैसे यूएसए के अंदर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। डुअल सिटीजन का सिर्फ, जैसे हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और एक इंडिया है, तो इंडिया की एक ही सिटीजनशिप चलेगी। ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश अलग से दे रहा है, मध्य प्रदेश अलग से दे रहा है। लेकिन ये सिटीजनशिप जो सिंगल सिटीजन इंडिया के अंदर दी जाती है वो यूएसए के अंदर नहीं दी जाती है। वहाँ पर तो जो स्टेट होते हैं, जैसे वहाँ का कोई अलास्का स्टेट है, अलास्का स्टेट अपने लोगों को अलास्का की सिटीजनशिप अलग देगा, और वो यूएसए के तो है ही नहीं। अब देखो हमारे यहाँ पर एक सिटीजनशिप एक्ट 1950, इसको एक्ट कब पास किया गया था, इसका डेट याद कर जाना, 1955। आप कैसे कैसे ये भारत की सिटीजन को एक्वायर कर सकते हो। देखो भारत के सिटीजन को यहाँ पर 5 तरीके दे रखे हैं, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और नेचुरलाइजेशन, और टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये होगा कि भारत सरकार ने कोई जमीन खरीद ली तो कब्जा कर लिया, वो भारत सरकार, वहाँ के जो सिटीजन होंगे वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। दूसरा नेचुरलाइजेशन सर। तो ये बस आपको देखो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पर रट्टा मारो, सीधा स्टेटमेंट लिखा होता है। ऐसा नहीं कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें एग्जैक्ट वर्ड लिखे हुए हैं, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉपी किए हैं, ये पूरे एग्जैक्ट वर्ड लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो सिटीजनशिप इंडिया की कैसे टर्मिनेट की जा सकती है, कैसे खत्म हो सकती है। देखो एक तो सिटीजन इस तरीके से हो सकती है कि आपने जो है छोड़ दिया है, कि आपने बोल दिया है कि मैं जो है जैसे ललित मोदी ने छोड़ दिया है कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ। एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं बाय रिन्यूशिएशन। एक दूसरा तरीका होता है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है, मान लो आपने किसी देश की सिटीजनशिप आपने छोड़ी नहीं इंडिया की, लेकिन आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। एक होता है डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने जैसे सिटीजनशिप इंडिया की एक्वायर कर ली, कैसे भी कर ली, लेकिन बाद में जांच में पता लगा कि आपने जो सिटीजनशिप है वो तो फ्रॉड तरीके से करी है, किसी भी मतलब, या फिर आप इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके उसके खिलाफ उसके मतलब डिसलॉयल हो। तो ऐसा जब भी होगा
तो आपकी जो सिटीजनशिप है उसको ख़त्म किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का एक सिटीजन, पहला सिटीजन हुआ करता था वो। वो इंडिया से माइग्रेट होकर चले गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर चले गए वो यूके। तो वो उसने लड़के ने इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली। तो फिर कुछ टाइम वो जो लड़का था वो इंडिया के खिलाफ काफ़ी अखबारों में लिखता था। अब लूप होल, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अपनी पे आ जाए तो वो लूप होल करके कुछ ना कुछ कर सकती है। तो फिर इंडिया के बारे में, मोदी सरकार के बारे में काफ़ी गलत छापता था वो। तो मोदी सरकार को, मतलब सरकार तो सरकार होती है, तो उसकी पूरा इन्वेस्टिगेशन कराया तो पता लगा उसने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी, कि इंडिया की सिटीजनशिप है उसने जो है फ्रॉड तरीके से ली हुई है। तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी कैंसिल कर दी थी। फिर वो बाद में उसने बदले हाथ पैर पीटे, फिर कुछ नहीं हुआ। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की पार्ट 4 के अंदर इसको रखा गया है, और ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डील करता है। देखो, इसके कुछ आर्टिकल हमको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन दिखाया गया है। देखो, आर्टिकल तो बहुत सारे ही है, आपको मतलब याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो करने पड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं, 6-7 तो करा ही दूंगा आपको याद, इतने तो होने चाहिए क्योंकि वो बार बार पूछे थे। जैसे कि आपने यूजीसी उसके बारे में सुना होगा, यूजीसी के बारे में नहीं, मैं नाम भूल गया, आर्टिकल 44। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, नॉट अ पुलिस स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर लोगों की भलाई के लिए स्कीम फॉर्मेट की जाती है। जैसे अंग्रेज थे, तो अंग्रेज कैसे थे? अंग्रेजों के टाइम पर इंडिया कैसा था? पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब ये होता है कि वो वेलफेयर की ओर, जो इंडिया के सिटीजन है उनकी ओर काम नहीं करते हैं, बस वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। अगर नहीं मानेगा तो फिर वो जो है पुलिस का यूज करते हैं। तो वो भी हम दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अगर कोई भी आर्टिकल वायलेट होता है तो फिर आप ये नहीं बोलोगे कि देखो साहब, सरकार ये आर्टिकल वायलेट कर रही है तो हमारे जो है इसमें इसका वायलेशन हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पर इसको संज्ञान में लो। तो इसलिए इसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट साहब बोलेगा कि भाई ये तो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, आप इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं घसीट सकते हो। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था। मैं देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ये केवल इतना ही खत्म नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी 1-2 स्लाइड मैंने कमिंग लेक्चर में इसको जरूर डालूंगा मैं, जिससे आपको थोड़े से पता होने चाहिए। तो जैसे कि जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया? हाँ, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ, ये वाला आर्टिकल 40 ये हमारा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड है। तो ये हमको, मतलब इसलिए हमको करना पड़ेगा। आर्टिकल तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल होता है सारे आर्टिकल्स को याद करना। तो ये मैंने आपको पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 1 कराया। और देखो जीके आपको अपना, मैं आपको चाहता था 15-15 मिनट के करा देता, लेकिन नहीं हो सकता है। उसके लिए ये, क्योंकि आपको वो छोटी-छोटी चीज़ें कराऊँ मैं, इसलिए चीज़ें जितनी कंप्लीट हो जाएँ वो अच्छी बात है। और इसका जितना भी पॉलिटिका होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। अगर उसके अंदर कोई भी आपको सब्स्टिट्यूशन कर सकता है तो एज़ पर यू उसको कर सकते हो आप। तो ये अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।